जिसे कहते हैं तहजीब का वो चश्मा है, वो शख्स मोहब्बत है जिसको ये जुबां आई। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है एक बार फिर से, और मैं हूं आपके साथ आसिफ खान। आज के डिबेट की शुरुआत हमने उर्दू भाषा के लिखे एक शेर से की है। उर्दू ये एक ऐसी भाषा है जिसमें अगर हम किसी शख्स को अब शब्द या डांट भी दें तो ये बहुत ही प्यारी लगती है, लेकिन अब ये भाषा राजनीतिक दलों के लिए सियासत का एक नया मुद्दा बन चुकी है। सही सुन रहे हैं आप। दरअसल इस भाषा पर विवाद उस वक्त शुरू हुआ जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उर्दू को कठ मुल्लाओं और मौलवियों की भाषा करार दे दिया। साथ ही यह भी कहा कि इसे पढ़कर वैज्ञानिक नहीं बन सकते। योगी के इस बयान पर AIMIM के प्रमुख और लोकसभा के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने तीखा हमला किया है। ओवैसी ने कहा कि यूपी के सीएम को उर्दू तो नहीं आती, लेकिन वो वैज्ञानिक क्यों नहीं बने, इसका जवाब वही दे सकते हैं। ओवैसी ने योगी पर उर्दू से नफरत करने का आरोप लगाया और कहा कि सीएम योगी को यह नहीं मालूम है कि उर्दू देश की आजादी की जुबान है। अभी आज से थोड़े दिन पहले उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने उत्तर प्रदेश की असेंबली में यह कहा कि उर्दू पढ़ना कठमुल्लाओं की तरह मौलाना बनाना की बात है, साइंटिस्ट नहीं बनते। अब जाहिर है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को तो उर्दू नहीं आती, मगर वो साइंटिस्ट क्यों नहीं बने उसका जवाब वही दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि उर्दू पढ़ने से कठमुल्ले बनते हैं। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के जो बुजुर्ग थे या जिस आइडियोलॉजी से वो आती हैं, उनके किसी भी शख्स ने इस मुल्क की आजादी में हिस्सा नहीं लिया। फराह गोरखपुरी का शेर क्या है सुनिए, ये बीजेपी RSS वालों को बता रहा हूं, जो उर्दू बोलने वालों को कठमुल्ला कहते हैं। फराह गोरखपुरी ने कहा था, सरजमीन हिंद पर अक़वाम आलम के फराख, सरजमीन हिंद पर अक़वाम आलम के फराख, काफिले बसते गए हिंदुस्तान बनता गया। सरजमीन हिंद पर अक़वाम आलम यानी नेशंस आए इस देश में, बसते गए हिंदुस्तान बना। अब ये जो आर्ग्यूमेंट इनका RSS का है कि नहीं ये बाहर से आए, तुम भी बाहर से आए, जितने आर्यंस है बाहर से आए, अगर ओरिजिनल है तो द्रविडियन और ट्राइबल लोग हैं। फराह गोरखपुरी ने सच्चाई को बयान कर दिया। वहीं ओवैसी के बयान पर बीजेपी की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया आई। बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने आरोप लगाया कि ओवैसी मुस्लिम समुदाय को संकीर्णतावादी सोच में बांधे रखना चाहते हैं, जबकि बीजेपी का उद्देश्य समाज के सभी वर्गों को विकास की मुख्य धारा में शामिल करना है। राकेश त्रिपाठी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान का बचाव करते हुए कहा कि वो किसी भाषा के विरोधी नहीं है और उनकी सरकार सभी भाषाओं और संस्कृति का सम्मान करती है। उन्होंने जोर दिया कि आधुनिक युग में मुस्लिम युवाओं के लिए एक हाथ में कुरान तो दूसरे हाथ में कंप्यूटर होना बहुत जरूरी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी किसी भाषा के विरोधी नहीं है। उर्दू भाषा को लेकर के उन्होंने कोई विरोध नहीं किया है, लेकिन जानबूझकर के केवल एक ही भाषा पढ़ने पर मजबूर कर दिया जाए, इस बात का तो विरोध होना ही चाहिए। क्या सभी प्रकार की भाषाएं एक समाज के लोगों को नहीं पढ़नी चाहिए? क्या उनको केवल उर्दू में पढ़ने के लिए मजबूर कर देना चाहिए? भौतिकी हो, रसायन हो, गणित हो, विज्ञान हो, अंग्रेजी हो, संस्कृत हो, हर प्रकार की भाषा का जानकारी होनी चाहिए, हर प्रकार का ज्ञान आना चाहिए। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी चाहते हैं कि कुछ लोग कूपमंडूक बने रहे, वो विकास न कर सके, आधुनिकता की दौड़ में शामिल न हो सके, सबके साथ प्रतिस्पर्धा न कर सके, वो केवल जिहाद की भाषा को ही समझते रहे। इसीलिए जानबूझ करके वो केवल एक भाषा की वकालत कर रहे। किसी भाषा को लेकर के ना कोई विरोध था ना कोई विरोध होगा। भाषा तो माध्यम है, लेकिन मूल बात ज्ञान पाने की है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कहा कि एक हाथ में कंप्यूटर और दूसरे हाथ में कुरान, हम उस विचारधारा को लेकर आगे बढ़ते हैं, लेकिन ओवैसी जानबूझ करके लोगों को संकीर्णवादी सोच में जकड़े रखना चाहते हैं। अब सवाल यह है कि यह विवाद क्यों और किस लिए शुरू हुआ, वो भी आपको बताते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश विधानसभा में बजट सत्र के पहले दिन सीएम योगी आदित्यनाथ
और नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे के बीच तीखी नोकझोंक हुई। नोकझोंक अंग्रेजी को हटाने और उर्दू को शामिल करने को लेकर हुई थी। सीएम योगी ने सपा को दोहरे चरित्र वाला बताया। इसके साथ ही यह भी कहा कि सपा दूसरी भाषाओं के मुकाबले उर्दू को ज्यादा महत्व देती है। इस बीच माता प्रसाद ने कहा कि अंग्रेजी ना तो हमारी राष्ट्रभाषा है और ना ही हमारी मातृभाषा। विपक्ष पर हमला करते हुए सीएम योगी ने कहा कि अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ाएंगे और दूसरों के बच्चों को उर्दू पढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। ये नहीं चलेगा। अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति की आवाज को भी इस सदन में मुखरता मिले, इसके लिए अगर किसी को हिंदी में वह धारा प्रवाह नहीं बोल सकता तो उसको भोजपुरी में भी अपनी बात को रखने का अधिकार मिलना चाहिए। अवधी में, ब्रज में या बुंदेलखंडी में उसको रखने का अधिकार मिलना चाहिए। ये कौन सी बात हो गई कि भोजपुरी में ना बोले, अवधी में ना बोले, इसका विरोध है, विरोध अंग्रेजी का, बुंदेलखंडी में ना बोले और उर्दू की आप वकालत कर रहे हैं। ये बड़ी विचित्र बात है। आप मुझे बताइए, मैं इसीलिए कहता हूं कि आप समाजवादियों का चरित्र ही इतना दोहरा हो चुका है, इतना दोहरा हो चुका है कि अपने बच्चों को भेजेंगे इंग्लिश पब्लिक स्कूल में और दूसरों के बच्चों को बोलेंगे कि एक गांव के उस विद्यालय में पढ़े जहां संसाधन भी नहीं है। अपने बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहती है तो कहते नहीं उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठपुल्ला बन के इसको ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता। तो उर्दू भाषा को लेकर विवाद छिड़ गया और अब असुद्दीन ओवैसी ने भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि उर्दू को लेकर जिस तरह से बयान दिया गया है वो गलत है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार में, उन्होंने कहा कि सपाई दूसरों के बच्चों को कठमुल्ला बनाना चाहते, ये नहीं चलेगा। हमारी सरकार में कठमुल्लापन की प्रवृत्ति बिल्कुल नहीं चलेगी। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा वो ग्राफिक के जरिए हम आपको बता रहे हैं, जिसको लेकर बवाल हुआ, विपक्षी पार्टियों ने सवाल उठाए। उधर ओवैसी ने कहा कि यूपी के सीएम इस तरह की बात करते हैं, उर्दू पढ़कर कठमुल्ला बनते हैं। योगी को उर्दू नहीं आती तो वो कौन सा साइंटिस्ट बन गए? फिर वो साइंटिस्ट क्यों नहीं बन पाया अगर उनको उर्दू नहीं आती है? क्या उर्दू पढ़कर कोई साइंटिस्ट नहीं बन सकता या उर्दू पढ़ने से क्या गुनाह है? ये बात ओवैसी ने कहा। उन्होंने कहा कि यूपी के सीएम इस तरह का बयान देते हैं, एक तरफ कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास और दूसरी तरफ भाषा को लेकर ही भेदभाव करते हैं। ओवैसी ने तमाम आरोप लगाए। हालांकि बीजेपी का कहना है कि हम चाहते हैं कि सबके बच्चे बेहतर तरीके से पढ़ें। समाजवादी पार्टी की मानसिकता एक इस तरह की है कि अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ाते, जबकि वो चाहते हैं बाकी मुस्लिम समुदाय के बच्चे उन जगहों पर पढ़ें, उन मदरसों में पढ़ें जहां पर बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं, ताकि वो समान विचारधारा में ना आए और वोट बैंक की राजनीति ये लोग करते रहें। अब सवाल यह है कि आज के दौर में इस बात को लेकर बहस होनी चाहिए कि कौन सी भाषा किसको बोलनी चाहिए, कौन सी भाषा नहीं बोलनी चाहिए। क्या ये बयानबाजी भाषा को लेकर जब की जा रही है, क्या इससे समाज में नफरत नहीं फैलेगी? जिस तरह से उर्दू को लेकर अब बखान हो रहा है, एक तरफ सरकार कहती है कि हम सबका साथ सबका विकास चाहते हैं, हम चाहते हैं कि मुस्लिम समुदाय के बच्चे भी पढ़े लिखे समान विचारधारा में आए। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का उनका कहना है कि सीएम योगी आदित्यनाथ का कि इस बात पर जोर है कि उन स्कूलों में पढ़ने को वो भेजें जिन स्कूलों में सुविधाएं तक नहीं। उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे होगा, ऐसे कैसे चलेगा। चलिए, इस पर बातचीत करने के लिए पूरा पैनल मेरे साथ मौजूद है। राज शर्मा जी है, कांग्रेस प्रवक्ता, डॉक्टर रोहित सक्सेना जी भारतीय जनता पार्टी के नेता, मयंक यादव समाजवादी पार्टी के नेता, आसिफ अहमद अंसारी AIMIM के नेता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर रोहित सक्सेना जी,
सीएम के बयान को लेकर ओवैसी ने बड़ी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि एक तरफ सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं और दूसरी तरफ इस तरह का बयान भाषाओं से ही नफरत करते हैं। जी वंदे मातरम। देखिए, ये बात तो सत्य है कि मुझे जिस तरह से मैं देखता हूँ ओवैसी जी को, जिस तरह से वो मुस्लिमों को कुछ भी बता के समझा के बरगला के काम करना चाहते हैं और ऐसा करते भी चले जा रहे हैं। तो उन्होंने क्या इस बात की प्रशंसा करी कि जब माननीय मोदी जी ने कहा कि हम एक हाथ में लैपटॉप एक हाथ में कुरान देखना चाहते हैं और उसके बाद 2024 में सबसे ज्यादा यूपीएससी में बच्चे सेलेक्ट होकर के आए, क्या उन्होंने इस बात की प्रशंसा करी थी? जब उत्तर प्रदेश में मदरसे चल रहे थे जिनका कोई मतलब एक कहते हैं ना एक सिलेबस नहीं था, एक कोई सिस्टम नहीं था, तब ये वही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं जिन्होंने जो मदरसा बोर्ड बंद करके केवल पढ़ा हुआ था, उन्होंने कहा था कि दीनी तालीम के अलावा इन बच्चों को और भी शिक्षा दी जाए जिससे वो केवल टोपी लगा करके बेरोजगार होकर ना घूमे, उनकी भी शैक्षिक प्रमाण पत्र की कोई योग्यता कोई मान्यता हो। तब कहां चले गए तो ओवैसी को आज तक आपने कोई बयान देते हुए सुना है कि वो कहे कि मुसलमानों को शिक्षित किया जाए? डॉक्टर रोहित सक्सेना उर्दू पहले मेरी बात सुनिए, बीच में मत टोकिए। नहीं, बीच में सवाल मेरा आगे मैं टोकूंगा बीच में, ये नहीं कि बीच में क्यों नहीं टोकूंगा। यहाँ कोई मंच नहीं है कि बोलेगा तो हम बीच में टोकेंगे, ये चर्चा है। अगर वो बात आपने उससे कही है जब तक वो पूरी नहीं हो नहीं, ऐसा कुछ नहीं कि पूरी होगी जब कोई रुकेगा तब मैं बोलूंगा, ऐसा नहीं डॉक्टर रोहित सक्सेना, ये चर्चा है। मैं बीच में कभी भी सवाल पूछ सकता हूँ। नहीं आप नहीं पूछेंगे। क्यों नहीं पूछेंगे हम? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जब मुझसे कोई सवाल किया नहीं आप उसका जवाब ले लीजिए। नहीं सवाल अगर आपके जवाब अगर एक मिनट रुकिए रोहित सक्सेना जी, अगर आपके जवाब में कोई सवाल खड़ा होता तो मैं पूछूंगा। आपको इस बात से एतराज नहीं होना चाहिए, ये चर्चा चल रही है। नहीं अगर आपके जवाब में कोई सवाल खड़ा होता है तो मैं सवाल पूछूंगा, आप ऐसे रोक नहीं सकते किसी। बिल्कुल पूछे, लेकिन मेरी बात पूरी होने देंगे। नहीं, मैं कोई गेस्ट के तौर पर नहीं बैठा हूं, मैं एंकर हूं। मैं मुझे जैसा लगेगा उस हिसाब से चर्चा चलाऊंगा। मैं उस हिसाब से चर्चा करानी है आपको, तो अगर आपको ही केवल बोलना है तो दूसरे के नहीं, मुझे नहीं बोलना है, बोलने के लिए आप लोगों को बुलाया मैंने। हाँ तो फिर बोलने देंगे तब मैं बोलूंगा। नहीं मैं आऊंगा अभी आपके पास, रुक जाइए, दोबारा आऊंगा मैं। मयंक यादव जी, बीजेपी का कहना है कि समाजवादी पार्टी की जो मानसिकता है वो दोहरी है। आप चाहते कि आप लोगों के बच्चे तो पढ़े अंग्रेजी स्कूलों में, और जिन स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं नहीं है वहां पर विशेष समुदाय के बच्चे पढ़ें ताकि वो समान विचारधारा में ना आए, वोट बैंक की राजनीति चलती रहे। मयंक यादव जी अनम्यूट करिए। मयंक यादव जी अनम्यूट। जी मयंक जी, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है जी। मैं ये कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी और उसके जो तमाम नेता हैं, वरिष्ठ हैं, कनिष्ठ हैं, जो जैसे भी नेता हैं, हमारे साथ डिबेट में भाजपा के प्रवक्ता महोदय हैं, तो इन लोगों का काम सिर्फ बातों के बतासे बनाना है। अगर सच्चाई की जमीन पर जाएंगे तो आपको बिल्कुल सिफर दिखेगा। अभी मैं एक छोटी सी बात कोट करना चाहूंगा भाजपा प्रवक्ता महोदय की। उन्होंने कहा कि मोदी जी के कार्यकाल में यूपीएससी में मुस्लिम बच्चे पास हुए। क्या मोदी जी ने उनको कोचिंग दी थी क्या? यूपीएससी का एग्जाम है ये। यूपीएससी का प्रधानमंत्री जब कहते हैं कि एक हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए, दूसरा हाथ में कुरान होना चाहिए, तो इसका स्वागत क्यों नहीं करते? कितनी अच्छी बात प्रधानमंत्री कह रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छी बात कही। और प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही, उनकी वो बात माननीय अखिलेश यादव जी 2012 में साकार कर चुके हैं। 2012 में सरकार बनते ही अखिलेश यादव जी ने जो भी बच्चे हाई स्कूल इंटर पास हुए उनको लैपटॉप वितरित किए। ये भाजपा की सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार जो बताती है, जो आरोप लगाती है, वो बताए कितने बच्चों को लैपटॉप दिया। और वहां पर भी कोई पार्शियलिटी नहीं थी कि फला बिरादरी को दिया, फला बिरादरी को दिया। वहां पर सभी को, रोज सक्सेना जाऊंगा सभी को दिया गया था। ठीक है। और दूसरी बात जो आपका मेन मुद्दा है, जो भाषा को लेकर, देखिए मुख्यमंत्री जी को पता नहीं आजकल क्या हो गया है, वो ऊल जुलूल बकने लगे हैं।
शायद कभी कभी उनपे आरोप लगता है कि उनके घर से धुआं उठता है, हो सकता है उस धुएं का कोई असर हो। नहीं, आप मुख्यमंत्री के बारे में इस तरह के बयान नहीं ऐसा नहीं, आरोप लगता है, मैं कह रहा हूँ आरोप लगता है, आरोपों में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, ये भाजपा के लोग ही बता सकते हैं। आप ये बताइए, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि समाजवादी पार्टी नहीं चाहती है, समाजवादी पार्टी नहीं चाहती है कि मुसलमानों के बच्चे अंग्रेजी पढ़े, एक हाथ में कंप्यूटर हो एक हाथ में कुरान हो, समाजवादी पार्टी के नेता नहीं चाहते हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में सरकारी स्कूलों पर जो भी काम हुए वो उसका डेटा आपके पास होगा। पिछले 9 सालों से भाजपा की सरकार है, उसका डेटा आपके पास होगा। वो आंकड़े सामने रख दीजिए, आपको सच्चाई दूध का दूध और पानी का पानी आ जाएगा। दूसरी रही बात, मैं आपको एक चीज और बता दूं, मुस्लिम समाज में जो भी बच्चे या नौजवान पास होकर जाते हैं वो ज्यादातर एमएनसीज में जाते हैं, और एमएनसीज की हिंदुस्तान में काफी हद तक कमी है। तो वो विदेशों में जाकर ज्यादातर अपना वहां पर नौकरी करते हैं, और उसके बाद जो लोग बचते हैं जो हिंदुस्तान में रहते हैं, देश में रहते हैं, उत्तर प्रदेश में रहते हैं, वो लोग व्यापार को प्राथमिकता देते थे। लेकिन पिछले जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है, ये लोग ढूंढ कर जाति और बिरादरी को ढूंढ कर उनके व्यापार को बर्बाद करने का काम भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ की सरकार कर रही है। ठीक है, तो भाषा के आधार पर अब ये जो विभाजन योगी आदित्यनाथ जी करना चाहते हैं, ये उनकी बहुत ही गंदी और घृणित मानसिकता का वो परिचय दे रहे हैं। भाषा के आधार पर राज शर्मा जी इस विवाद को, भाषा के नाम पर इस विवाद को आप किस तरह से देख रहे हैं? आसिफ भाई जी, इस देश की सब किससे बुरी विडंबना क्या हो सकती है कि कौन अंग्रेजी पढ़ेगा, कौन उर्दू पढ़ेगा, कौन हिंदी पढ़ेगा, इस पे मेरा देश चर्चा कर रहा। नहीं मुझे लगता है आप थोड़ी बात अधूरी रहेगी, कौन क्या पहनेगा, कौन क्या नहीं पहनेगा, कौन क्या खाएगा, कौन नहीं खाएगा। ये देश इस तरह की बातों से, आसिफ भाई मैं आज चैलेंज भरता हूं, कोई सरकार आ जाए, ब्रह्मा भी उतर आए मेरी धरती पे, तो मेरे देश को विश्व गुरु नहीं बना सकते। क्या बातें कर रहे हैं भाई, क्या आप अंग्रेजी ना पढ़े? जिस देश में आदमी अपने पेट एनिमल से, अपने कुत्ते से कहता है कम हियर, डोंट डू, डू, कम, कम, नो, नो, आप अंग्रेजी का विरोध करोगे? गलत, बिल्कुल गलत संदेश देते हैं भारतीय जनता पार्टी के। और मैं एक बात कहना चाहता हूं आशीष साहब, जैसे घोड़े की ताकत का प्रमाण उसकी रफ्तार से पता चलता है, वैसी नेता की अच्छा प्रमाण। राज शर्मा जी अंग्रेजी का विरोध नहीं कर रहे हैं, सीएम ने खुद कहा कि अंग्रेजी जरूरी है पढ़ना, समाजवादी पार्टी ने कहा अंग्रेजी निकालो, उर्दू भाषा को छोड़ दो। मैं आसिफ भाई पूरी आने दो मुझे, ऐसा नहीं कि मैं योगी जी के, बीजेपी के कई लोग नेता कहते हैं कि अंग्रेजी नहीं पढ़नी है, ये नहीं पढ़ना, उर्दू नहीं पढ़ना। मैं कहता हूं बच्चे को, आपने 8 साइड इंटर की अगर वो मिलती है, अपनी अप्रूवल मिलता है, तो एक कॉलेज को 8 साइड साइंस कॉमर्स तीनों देते हैं। जिस बच्चे की जो इच्छा पढ़े। भाई मैं मैथमेटिक्स में कमजोर हूं, नहीं पढ़ी मैंने। आप कौन होते हो? आप लोग इंजन मत बनो, आप गार्ड मत बनो कि आप झंडा दिखाओगे वही पढ़ेंगे, झंडा उठाओगे वही पढ़ेंगे। देश के पास और भी मूलभूत मुद्दे हैं। आप अरे मूलभूत मुद्दों की बात करें मुख्यमंत्री। और एक और बात कहता हूं, मैं आपसे भी आसिफ भाई विनम्र निवेदन करता हूं, ये ओवैसी वगैरह इनको सीरियस लेने की कोई जरूरत नहीं। ये सिर्फ अपने आप को धन्ना सेठ बनाने के लिए ऐसे बयान देते हैं जिससे बीजेपी, जिससे विवाद बना रहे इस तरह का, बीजेपी को फायदा होता है। आप ये कह रहे हैं भाई साहब। आसिफ भाई, चलिए आसिफ अहमद अंसारी भी हमारे साथ जुड़े हैं, AIMIM के ही नेता हैं, उससे पूछ लेते हैं। उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी देश को बर्बाद कर रहे हो, शर्म आनी चाहिए। बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही है, अरे कॉलेज की बात करो। इतने बड़े सूबे का, कई देशों से बड़े हैं, और बताइए उस प्रदेश के सूबे का हमारा मुख्यमंत्री ये कहे उर्दू, कटमुल्ला, पंडित, ठाकुर, ये बातें शोभा नहीं देती हैं भाई। चलिए आसिफ अहमद अंसारी साहब, क्या सुन पा रहे हैं आप मुझे? आसिफ अहमद अंसारी साहब, आसिफ अहमद अंसारी साहब, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? चलिए हम आपके पास पहुंचेंगे। डॉक्टर रोहित सक्सेना जी, क्या ये बयान देना किसी भाषा के लिए अगर वो पढ़ेगा तो फिर कटमुल्ला बन जाएगा? हालांकि इसका जवाब दिया ओवैसी ने, कहा कि जो उर्दू नहीं पढ़ेगा क्या वो साइंटिस्ट बन जाएगा, या जिन्होंने उर्दू नहीं पढ़ी वो साइंटिस्ट बन जाएंगे? भाषा होती है उर्दू तो एक ऐसी, हम लोग, क्योंकि ये भारत की ही जुबान है,
किसी और देश से नहीं आई है। क्या किसी जुबान के लिए इस तरह से कहना ठीक है, किसी भी पार्टी के नेता के लिए? बात बताइए, आम बोलचाल की भाषा में हमें पता भी चलता हमने कितने उर्दू शब्द बोले? बहुत ज्यादा नहीं पता चलता ना हमें जी। यानी उर्दू कोई ऐसा माध्यम नहीं है, मेरी बात समझिएगा, ऐसा कोई माध्यम नहीं है जिससे हम बिल्कुल अनभिज्ञ हैं। बिल्कुल, वो सबसे मिलके बनी है। हम सभी बोलते हैं, ठीक। अगर हमने कहा खाना खा लो तो इसमें उर्दू इन्वॉल्व है, बिल्कुल। इसमें ऐसा नहीं कि उर्दू इसमें नहीं है। उन्होंने उर्दू का विरोध नहीं किया, उन्होंने कहा ये जो उत्तर प्रदेश में अन्य क्षेत्रीय भाषाएं हैं जो लगभग समापन की ओर है, यदि किसी भी बच्चे को अपनी भाषा का ज्ञान हो और उसको पढ़ाना चाहे, चाहे वो अवधी हो, चाहे वो ब्रज हो, चाहे वो आपका मतलब उन्होंने भोजपुरी हो, अगर ये भाषा में वो उसको प्रशिक्षण दी जाए तो इसको करना चाहिए, उन्होंने ये कहा। ठीक, मुझे लगता है अभी जैसे हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता भाई साहब बड़ी बढ़िया बात इन्होंने कही कि सरकार तय करेगी कि किसको क्या पढ़ना है। ये इनकी बौद्धिक क्षमता दिखाता है कि जो मैं हर बार कहता हूं कि आज अगर मुस्लिम कौम अशिक्षित है तो कांग्रेस की वजह से, क्योंकि उनके लोग ये कह रहे हैं। अरे सुनिए, आपने बोला छोड़ो देश को, आपने बोला मैंने फिर बता रहा आप लोगों की गंदी आदत। एक मिनट, राज शर्मा जी आऊंगा। राज शर्मा जी, राज शर्मा जी थोड़ा सा बर्दाश्त कीजिए, मैं आपके पास आऊंगा। राज शर्मा जी, जिससे सवाल पूछा जाए वही जवाब, मैं आपके पास आऊंगा, मैं आपके पास आऊंगा। राज शर्मा जी, आपके प्रवक्ता भागते होंगे, भाजपा के नहीं भागते हैं। आप वाले तो भाग जाओगे, चैलेंज है मेरा, भाग जाओगे, आप भाग जाओगे। आपकी बात, आप तो सातों जैसे हम आपकी ठीक है, इंतजार करिए आप। सभा में आए। राज शर्मा जी इंतजार करिए, कौन भागेगा कौन रहेगा अभी देखते। रोहित सक्सेना तो देश से भागेंगे, रोहित सक्सेना, ये सरकार भागने वाली नहीं। रोहित सक्सेना जी बहुत मजबूत प्रवक्ता है, भागने की कगार पर हैं, जी, एकदम खाली हो चुके हैं। रोहित सक्सेना जी, अभी उसको लेकर के राज भाई अभी बहुत कुछ करना। ठीक, मेरी बात समझिए। जी जी, मैंने आपसे क्या कहा, जब इन्होंने ये कह दिया कि सरकार का विषय नहीं, सरकार ये तय नहीं कर सकती कि किसको क्या पढ़ना चाहिए, यदि सिलेबस, सिस्टम, एग्जाम सरकार नहीं तय करेगी तो कौन करेगा? ये किसकी प्राथमिकता में होना चाहिए? गलत, मैंने बताया ना। राज शर्मा जी अभी आपसे जवाब लूंगा, मैं आपसे जवाब लूंगा। जी रोहित जी, इसीलिए हमेशा कहता हूं, आज मतलब मुझे भी लगभग 22 साल से ज्यादा हो गया पत्रकारिता में, और 4-5 साल हो गए मुझे, कम से कम 6 साल राजनीति में। मैंने एक ऐसा कोई नेता नहीं देखा जिसने मुस्लिमों को शिक्षित करने की बात कही। एक नहीं मिला जिसने कहा हो आज शिक्षा का स्तर अगर यदि किसी भी कौम का सबसे खराब है, या सबसे मतलब आप कह सकते हैं कि इलिटरेसी की तरफ जो है वो मुस्लिम कौम का है, क्योंकि इन्होंने कभी उनको शिक्षित करना चाहा ही नहीं। षड्यंत्र के तहत उनको भीड़ का हिस्सा बनाए रखने के लिए शिक्षा से दूर रखा, क्योंकि अगर वो पढ़ जाएंगे तो इनकी बात कहां सुनने वाले, फिर तो उनको अच्छा बुरा पता होगा। और जैसे अभी हमारे सपा के प्रवक्ता ने कहा था कि भाई मोदी जी ने कह दिया आपका पूरे हाथ में कुरान हो, तो इससे क्या उन्होंने पढ़ा दिया? इनको शायद इस बात का अंदाजा नहीं कि प्रधानमंत्री जैसा शब्द या मुख्यमंत्री ऐसा कोई व्यक्ति ऐसा कोई वक्तव्य देता है तो उससे लोगों को एक सीख मिलती है, एक प्रेरणा मिलती है। आप मुझे बताइए, प्रधानमंत्री ने यही तो कहा था, गंदा मत करो, ये भी प्रधानमंत्री ने ये भी कहा था ना, साकार कर चुके हैं, कहा था ना। चलिए मयंक जी, डॉक्टर रोहित जी, मैं आऊंगा दोनों जी। थोड़ा प्रधानमंत्री जी ने बच्चों को कितने लैपटॉप दिए? चलिए मयंक जी मैं आऊंगा आपके पास। आसिफ अहमद अंसारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, AIMIM के नेता हैं। एक मिनट, रोहित सक्सेना जी एक मिनट, मैं आ रहा हूँ अभी आपका। आसिफ अहमद साहब आपके पास आवाज पहुंची मेरी? आ रही है क्या? मयंक जी अभी आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ मैं आपके पास। आसिफ अहमद जी, क्या ओवैसी साहब इस तरह के बयान ढूंढते हैं, इस तरह के मामले के हम बयान दें और फिर हम चले जाएं, चर्चा होती रहे, हमारी जिक्र होता रहे? कांग्रेस और समाजवादी पार्टी कहती है कि AIMIM जो है वो बीजेपी की भी टीम है, आप उसी को फायदा पहुंचाने के लिए सब कुछ करते हैं, इस तरह का बयान देते हैं, आप मुस्लिमों को उकसाते हैं, आप इससे फायदा होता है बीजेपी को। देखिए मैं आपको बता दूं,
ये कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ये कहती है कि AIMIM जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जिसके मुखिया हैं कहती है कि जी वो बी पार्टी है। मैं पूछना चाहता हूं कि दिल्ली में अभी चुनाव हुए हैं, कांग्रेस पार्टी ने वहां क्या रोल अदा किया? समाजवादी पार्टी से मैं पूछना चाहता हूं हरियाणा में उन्होंने क्या रोल अदा किया? बी पार्टी असल में ये खुद है अपनी कमजोरी छुपाने के लिए ये हमारी पार्टी पर जो है ये आरोप लगा। नहीं, आपकी पार्टी इस बात को लेकर अभियान क्यों नहीं चलाती कि मुसलमानों के बच्चे ज्यादा से ज्यादा पढ़ें? आपकी पार्टी सिर्फ यही क्यों अभियान चलाती कि आप देखिए मुसलमानों के खिलाफ ये हो रहा है, मुसलमानों के खिलाफ वो हो रहा है, मुसलमान खतरे में है, मुसलमान के बच्चे खतरे में, मुसलमान की औरतें, लड़कियां, बुजुर्ग सब खतरे में। आप ये क्यों अभियान चलाते? ये क्यों नहीं चलाते कि वो पढ़ें, समान विचारधारा में आए, एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर हो? देखिए मैं आपको बता दूं, कितने सांसद आते हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, वहां पर हमारे कितने स्किल सेंटर चल रहे हैं, कितने वोकेशनल चल रहे हैं, कितनी यूनिवर्सिटी चल रही हैं और कितने हॉस्पिटल चल रहे हैं। हमने एग्जाम्पल जो है ना पूरे इंडिया के मुसलमानों के सामने एग्जाम्पल रखा है और पार्टियों के सामने भी कि हमारी पार्टी जो है हैदराबाद में कितना अच्छा काम कर रही है। और रही बात ये कि हम जो है जागरूक करते हैं अपने लोगों को, अपने समाज को और लोगों को भी, सबको जागरूक करते हैं कि पढ़ाई से ही आपका भविष्य उज्जवल है, पढ़ाई करो। और इसमें बताने में किसी भी तरीके की कोई बुराई नहीं है, ना गुरेज है। हमें जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से याद है कि हम पढ़ाई पे फोकस कर रखा है और सारा कुछ पढ़ाई के ऊपर ही निर्भर है हमारा। नहीं, आप ओवैसी साहब के बयान उठाइए, सबसे ज्यादा उनके डराने वाले, उकसाने वाले, भड़काने वाले इस तरह के बयान क्यों नहीं उनके शिक्षा को लेकर आते हैं कि मुसलमानों कम भले ही खा लो, अपने बच्चों को पढ़ाओ, बेहतर शिक्षा दो? अरे सर आप उनकी स्पीचें देखिए, पढ़ाई के लिए फोकस करते हैं वो। आप पता नहीं कहां से ला रहे हो, कहां से उकसा रहे हैं, किसको उकसा रहे हैं। भाई अगर सच नहीं दिखाएंगे, सच नहीं बताएंगे, अवाम ने उठाकर भेजा है, किस लिए दिखाकर भेजा है? सिर्फ और सिर्फ सच बताने के लिए। और वो सच बता रहे हैं, उसी को आप लोग देख रहे हैं, आप गलत नजरिए से उसको पेश चलिए, आपकी नेटवर्क की वजह से आपकी आवाज साफ हमारे पास तक नहीं आ पा रही है। मयंक यादव जी, समाजवादी पार्टी को सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के मुस्लिम वोट देता है, लेकिन उनकी पढ़ाई को लेकर, उनको समान विचारधारा में मुसलमान आए, उत्तर प्रदेश में देता उसको लेकर समाजवादी पार्टी को जितना काम करना चाहिए था नहीं किया। आप भी वही काम करते हैं, डराने धमकाने का जो ओवैसी करते हैं। देखिए ये जो आप आरोप लगा रहे हैं, ये आपके आरोप बिल्कुल निराधार है, इसमें 1% भी सच्चाई नहीं है। और जो हमारे AIM के प्रवक्ता महोदय कह रहे थे, वो बता रहे थे कि ओवैसी बड़े कद्दू में तीर मार रहा है हैदराबाद में, बड़ी यूनिवर्सिटीज के नाम बता रहे थे। मैं इनसे कह रहा हूँ 5 यूनिवर्सिटी के नाम बताते हैं जो हैदराबाद में ओवैसी ने बनवाई और 5 हॉस्पिटल के नाम। ये तो हो गई एक्सीलेंस ऑफ ओवैसी, एक्सीलेंस ऑफ वोकेशनल, एक्सीलेंस ऑफ हॉस्पिटल। आप जाके देखिए, आप हैदराबाद होकर तो आइए, यहाँ बैठने से काम नहीं चलेगा। 5 विश्वविद्यालय के नाम बता दो मेरे भाई, 7 बार से उन्हें 5 विश्वविद्यालय के नाम बता दो, 5 हॉस्पिटल के नाम बता दो। और वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो MLA बताएगा कितना काम करते हैं, इसलिए उनके बराबर बैठते हैं। अरे 5 नाम से बता देना, जब आना तब आना, बीच में इंटरप्ट ना करो। अब बात आती है आसिफ अहमद अंसारी साहब, थोड़ा सा बढ़िए। आसिफ अहमद अंसारी साहब, मैं अभी आपके पास आऊंगा जी। मयंक साहब, इनको ज्यादा भाव नहीं देना, AIM को ज्यादा भाव नहीं देना, इनको जितना बताना था बता दिया। मैं आता हूँ भाजपा पे। भाजपा के प्रवक्ता महोदय कह रहे थे ये कभी पत्रकार हुआ करते थे, तो हो सकता है कभी कहीं इधर उधर कई पत्रकार घूमा करते, थानों की दलाली करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, आप रगड़ते बहुत हैं। मैं आपके रगड़ने पे बता दूं, जो आप लैपटॉप अभी चिल्ला रहे हैं, कंप्यूटर चिल्ला रहे हैं, मोदी जी चिल्ला रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं समाजवादी पार्टी ने मैं इस पे ऑब्जेक्शन दर्ज करूंगा। इन्होंने पत्रकारों को दलाल बोला है। सुनिए, आपके चैनल पर मयंक ने पत्रकारों को दलाल बोला। मैं इस पे ऑब्जेक्शन दर्ज करूंगा, इनको तुरंत माफी मांगनी पड़ेगी। ये पत्रकारों को दलाल बोल रहे हैं। मयंक साहब, मांगनी पड़ेगी। मयंक साहब, आप एक विशेष पेशे को लेकर आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल मत करिए। मयंक साहब, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते आप। तो माफी मांगे और इनसे कहिए, इनसे जैसे टिकिया चोर नेता, इनको पता नहीं। सुनो,
अरे सुनो, किसिया चौरासी हो तुम। सुनो, मैं न्यूज चैनलों का सीईओ था। तुमने क्या कहा थी कि जैसे पत्रकार जो है ढूंढते थे, मैं न्यूज चैनलों का सीईओ था। तुम्हारे जैसे कम से कम अपनी एक भाषा शैली का प्रयोग करो भाई, ठीक है ना। तुम कह रहे हो एक, सुनो यार, तुमने पहले मुख्यमंत्री के लिए कह दिया धुआं आ रहा है, उनके घर से शायद उसका असर है। अब तुम पत्रकारों, अरे तुम लोग समाजवादी पार्टी लोगों को ना नहीं कर पा रहा है, और रगड़ने की बात आती है, ऐसा रगड़ूंगा जनता जैसे औकात में ला रही है उसी लायक हो, और किसी लायक नहीं हो। सुनो, उसी लायक हो तुम। तुमने पहले योगी आदित्यनाथ जी के लिए कह दिया कि उनके घर से धुआं आ रहा है, ठीक है। अब तुम कह रहे हो फलान पत्रकार। अरे तुम्हारा दिमाग ठीक है, तुम्हारा दिमाग ठीक है, ठीक है ना। अभी सुनो, अपना दिमाग ठीक कर रहे हो। तुमने कैसे कह दिया पत्रकार दलाल होता है? दलाली तुम करते होगे, दलाली तुम्हारे यहाँ होगी, तुम्हारी पार्टी में होगी। तुम्हें बचपन पत्रकार कैसे जीता है, कभी जिया है जिंदगी? अरे तुम्हारी हैसियत में एक पत्रकार की जिंदगी तुम जी सको, क्योंकि तुम लोग गुंडाई करने वाले लोग हो। 24 घंटे के लिए एक पत्रकार की जिंदगी जी के देखना, औकात समझ में आ जाएगी। अगर 24 घंटे की जिंदगी जी लोगे, अगर 24 घंटे की पत्रकार की जिंदगी जी लोगे तो दिमाग ठिकाने हो जाएंगे तुम्हारे। तुमने कैसे कह दिया दलाल, कैसे कहा? चलिए ठीक है, रोहित सक्सेना जी, मयंक जी, हो गया आप दोनों का। एक मिनट, एक मयंक यादव जी, रोहित सक्सेना जी, एक मिनट, एक मिनट, मयंक यादव जी, रोहित सक्सेना जी, एक मिनट। आप लोग चर्चा को खराब मत करिए प्लीज, दोनों ने, प्लीज। मयंक साहब, देखिए चर्चा में आप लोग आ रहे हैं तो ऐसी भाषा का इस्तेमाल मत करिए। अगर आप, मयंक साहब, अगर आप दूसरी पार्टी के नेता के बारे में ऐसे बोलेंगे, दूसरी पार्टी आपके नेता के बारे में बोलेंगे, फिर आपको कैसा लगेगा? नहीं, मुलायम सिंह यादव जी हैं, अखिलेश यादव जी हैं, अगर उनके बारे में कोई बोलेगा तो फिर आपको कैसा लगेगा? ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत करिए, मेरी दरख्वास्त है, मेरी चर्चा को खराब मत करिए। हाथ जोड़ के निवेदन है सबको, ऐसे भाषा का इस्तेमाल मत करिए प्लीज। पहले मुख्यमंत्री को कह रहे हैं कि उनकी आदत में आ रहा है, उसका प्रभाव है, तुम पत्रकारों को तुम खिलाफ बोल रहे हो, ये तरीका ठीक है तुम्हारा? 24 घंटे जिंदगी जी पाओगे पत्रकार की तुम? मुझे आपके जैसा दलालों का जीवन नहीं जीना है। पत्रकारों को मैं अच्छा कहता, पत्रकार आपकी तरह दलाल नहीं होता है। मैंने दलाल बोला, पत्रकारों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। आपने पत्रकार शब्द का शब्दावली का प्रयोग किया है ना, कि पत्रकार दलाली करता नहीं दिखेगा आपको। और सुनो, क्यों वकील नहीं कर रहा है? वकील नहीं कर रहा है, वकील नहीं कर रहा है। वकील साहब की तरह दलाल नहीं होता। वकील लोगों नहीं, ये कहा आप व्यक्तिगत चर्चा पे मत जाइए प्लीज, दोनों से दरख्वास्त है मेरी। नहीं, मयंक यादव साहब, आप देखिए चर्चा को खराब मत करिए प्लीज। मयंक साहब, इस चर्चा को खराब मत करिए प्लीज, मेरी दोनों से दरख्वास्त है। नहीं, मयंक साहब, एक मिनट, मयंक साहब, मयंक साहब, डॉक्टर रोहित सक्सेना जी, दोनों लोग व्यक्तिगत पे मत जाइए। आप लोग व्यक्तिगत टिप्पणी पे पहुंच गए, दोनों से दरख्वास्त है। मैं इसीलिए राज शर्मा जी के पास जाना चाह रहा हूं। राज शर्मा साहब, देखिए हम भाषा की बात कर रहे हैं और यहाँ पर भाषा का संयम ही खोते चले जा रहे हैं। सवाल इस बात को लेकर है, जो बात आप कह रहे थे, राज शर्मा जी, किसको क्या पढ़ना चाहिए? शांति बनाए रहे, मयंक साहब, डॉक्टर रोहित सक्सेना जी, आप दोनों से दरख्वास्त है प्लीज, दोनों व्यक्तिगत टिप्पणी मत करिए प्लीज। मयंक साहब, आपसे दरख्वास्त है मेरी। मयंक साहब, नहीं, देखिए टीवी 100 इस बात से लगातार हम आप लोग दोनों से दरख्वास्त कर रहे हैं कि आप व्यक्तिगत टिप्पणी मत करिएगा। टीवी 100 का प्लेटफॉर्म को इसमें इस्तेमाल मत करिएगा। व्यक्तिगत टिप्पणी के लिए हम लोग नहीं बैठे, आप लोग जनता का वक्त भी खराब कर रहे हैं। राज शर्मा जी, एक बात, मेरी एक बात सुन लीजिए, छोटी सी बात है। टीवी 100 से मेरा निवेदन है
रोहित सक्सेना से कहिए ये अधिवक्ताओं को इसने जो गाली दी है ये माफी अरे मैं भी अरे मांग लो भाई, रोहित भाई मांग लो। अरे मांग एक मिनट, मैं दोनों का नंबर, एक मिनट, मयंक साहब, रोहित साहब, दोनों का नंबर हम चर्चा के बाद में दोनों का नंबर दे देंगे, आप लोग आपस में बात कर लेना प्लीज। आप वक्त खराब मत करिए दर्शकों का। आप दोनों का दर्शक, आप राज शर्मा जी, एक मिनट, राज शर्मा जी, आप जब डॉक्टर रोहित जी बोल रहे थे, रोहित सक्सेना जी माफ करिएगा, बोल रहे थे, तो आपके जहन में एक सवाल आ रहा था जो आपने टोका भी था। उन्होंने कहा था कि सरकारें तय करेंगी पढ़ाई के सिस्टम को लेकर, तब आपके जहन में, और आप टोक रहे थे इस बात को लेकर, मैं जो समझ पा रहा हूं कि कौन क्या पढ़ेगा, मैथ पढ़ेगा, इंग्लिश पढ़ेगा, उर्दू पढ़ेगा, या किसकी किसमें दिलचस्पी है, ये वही तय करेगा, ना कि सरकारें तय करेंगी। आप इसी पर कुछ बोलना चाह रहे थे। मैं कहना चाहता हूं, देखो रोहित भाई, मैं एक बात बता दूं कि सरकार सारी चीजों को ओपन कर दे। मैंने तो बचपन से देखा भाई, आपको साइंस पढ़नी है, साइंस पढ़ने के लिए नंबर लाने पड़ेंगे, आर्ट्स 50 से नीचे, आप साइंस पढ़नी है 70-80 लाने पड़ेंगे, ये पहले से चला आ रहा है। आप कंपलसरी किसी को नहीं कर सकते, कंपेल करोगे तो दिक्कत पड़ेगी। बच्चे, हर किसी का माइंड होता है, वो साइंस पढ़ सकता है, कोई आर्ट्स पढ़ता है, कोई कॉमर्स पढ़ता है, प्लीज। तो मेरा ये मानना है। और आसिफ भाई, तो रोहित भाई थोड़ा सा संयम बरतो भाई, आपने आज बहुत बड़ा कीमती समय, रोहित भाई माफी मांग लेते, गलत तो कही गए। और एक और बात मयंक भाई, आप यहाँ पे, मैं इसलिए गलत कह रहा हूँ, आप इनसे माफी की उम्मीदें बिल्कुल ना करें। ये भारतीय जनता पार्टी है, ये बेबुनियादी मुद्दों पे उलझाती है, ये डिबेट, वो भी तो गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, मयंक साहब भी गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं भाई। अरे आप भूल जाते हो रोहित भाई, आपकी गलती इसलिए है कि आप सत्ता के हो, भूल जाते हो आप सत्ता के हो भाई। चलिए हम चर्चा फिर उसी भाषा पे आते हैं। राज शर्मा जी, हमें नहीं करनी है कोई भाषा गलत। देश, बात सुनिए, देश का बच्चा सुन रहा है, आने वाला भविष्य ये जाएगा। जा रहा हूं मैं जी, है। अच्छा, मैं ये कहता हूं आसिफ भाई, पढ़ाई को बच्चे की मानसिक कैपेसिटी के हिसाब से पढ़ाओ। आप मुझे कहोगे एमबीबीएस की पढ़ाई कर लो, मान लो मैं बच्चा होता, नहीं कर पाता। हमारे बच्चे नहीं खुद का भाई, मैं ये एमबीबीएस नहीं कर सकता, ये बेकार की बातें हैं भाई। मुझे तो जर्नलिज्म करने दो भाई। तो क्या कर लोगे, योगी जी ठूसेंगे क्या? और एक और बात बता रहा हूं, आपको ये धुएं फूमे की बातें क्यों बुरी लगती है भाई? धुआं तो हमारे घर से भी निकलता है, हमें तो बुरा नहीं लगी। रोहित भाई, आपको क्यों बुरी लगी? हर घर से धुआं निकलता है, वो तो अब गैस हो गई, पहले तो हर घर से धुआं निकलता था। मतलब आप ऐसे गलत मतलब मत निकालिए। आप लोग सत्ता के प्रवक्ता गलत मतलब लेते हो हमेशा। कोई सही भी कह दे, अरे भाई अगर मेरा नाम राज शर्मा है, आप कह दो नहीं सर, ये भी आपकी बेईमानी है। चलिए हर घर पे हर घर, आसिफ भाई से पूछिए, हर घर से धुआं निकलता था। बिल्कुल बताएं आप। रोहित सक्सेना, आपने क्यों बुरा माना? आप इस पे माफी मांगो बस। अब मैं कह रहा इस पे माफी मांगो। नहीं, कोई माफी किसी से नहीं। हर घर के किचन की बेइज्जती हुई। नहीं, आप ये बताइए राज शर्मा जी, आप ये बताइए कि जो ओवैसी साहब बयान देते हैं, क्या आप उससे सहमत हैं? आप उससे सहमत हैं? और क्या जो मुसलमानों के लिए उनको करना चाहिए, क्या वो कर रहे हैं? क्या एजुकेशन के लिए, शिक्षा के लिए, आगे बढ़ने के लिए, समान विचारधारा में लाने के लिए जो उनको जागरूक करने की जरूरत थी, वो तो नहीं करते, उकसाने की बात करते हैं, इस तरह के बयान उनके आते हैं। मैं एक बात, ताकि डरे मुसलमान, उकसे मुसलमान। आसिफ भाई, मैं कहता हूं ओवैसी साहब की बातों को कभी सीरियस मत लो। वो इत्तेफाकन सांसद बन जाते हैं, उनको कोई नहीं लेता। ऑब्जेक्शन है। आसिफ अंसारी साहब आ रहा हूं मैं। अरे भैया, मैं आ रहा हूं। हमारी तो बातों में ऑब्जेक्शन ही होता। हैदराबाद में चुनाव लड़ते हैं, 8 सीटों पे एक मिनट मैं कह रहा भाई मेरी बात सुन लो। अगर इलेक्शन जीतना, भाई साहब, रायबरेली से लड़े, अच्छा एक और बात, राहुल गांधी जीत रहे हैं। यही बीजेपी का रंग है, यही बीजेपी का रंग चढ़ा हुआ है आप पे, आप लोगों पे यही रंग चढ़ा हुआ है। आप कितनी आंखें बना रहे थे कि बैरिस्टर कितना मुकदमा, आप कह रहे थे बैरिस्टर कितने मुकदमे लड़े मुसलमान, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। आप क्या समझते हो बैरिस्टर का मतलब? क्या समझते हो? बताओ क्या समझते हो बैरिस्टर? क्या आपको बताओ, 3 बैरिस्टर आए हमारे पहले, महात्मा गांधी जी, दूसरे अम्बेडकर। एक और बात, पहले मेरी बात सुनो। बैरिस्टर होने का फायदा क्या मिला? देश की किसी कौम को, किसी समाज को उनके बैरिस्टर होने का फायदा नहीं मिला।
तो बैरिस्टर होना बेकार है। आप मुझे बताएं, किस गरीब का केस मिला, किस गरीब को न्याय दिलाया, कभी तो बैरिस्टर बनोगे। अब मत करना आप हमसे बहस, हम लोग देश की सेवा करे हुए लोग हैं। बोल रहे हैं न्याय पूरा ये किसको दिलवाया? अपना कर रहे हो, बीजेपी से पैसा लेते हो, बीजेपी से। और एक और बात, 100 हर इलेक्शन में करोड़ों रुपया ले लेते हैं आप। नहीं, गलत है। तो पूरे हिंदुस्तान में सांसद नहीं है। उन्होंने जिस तरीके से बातें रखी है, क्या रखी है? कौन सी मशीन में छापे हुए सर्टिफिकेट? अरे कौन से, आपने कौन 543 सांसद बनते हैं लोकसभा में, 543। मुझे बताओ बैरिस्टर का फायदा क्या मिला? एक और बात, देश को उनके बैरिस्टर होने का फायदा क्या मिल रहा है? चलिए डॉक्टर रोहित सक्सेना जी, नहीं बैरिस्टर होने का क्या? डॉक्टर रोहित सक्सेना जी, डॉक्टर रोहित सक्सेना जी, डॉक्टर रोहित सक्सेना जी, लेकिन जब इस तरह के बयान किसी राजनीतिक दल की तरफ से दी जाते हैं जो सत्ता में है भाषा को लेकर, तो फिर मौका मिल जाता है, ओवैसी साहब को मौका मिल जाता है उस पर काउंटर करने का, फिर वो उकसाते हैं, डराते हैं। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद हमारे राज भाई उस बात को नहीं समझ पाए जो बात मुख्यमंत्री ने कही, और उन्होंने बहुत लंबी लंबी दे दी। क्या उन्होंने कहा कि भोजपुरी भाषा अनिवार्य है? क्या उन्होंने कहा अवधी भाषा अनिवार्य है? क्या उन्होंने कहा ब्रज की भाषा अनिवार्य है? उन्होंने कहा यदि क्षेत्र के लोग उसको ऑप्शनल लेना चाहें तो वो ले सकते हैं, और इसका कहीं से कोई प्रारूप शिक्षा में अच्छा खासा शिक्षा पद्धति चल रही है, आप नौकरियां दो बच्चों को, आप गुस्सा नहीं होना, बिल्कुल शांति बना, गुस्सा नहीं होना है। आप अपने बारे में बोलिए, आप अपनी राज शर्मा जी, आप रुकिए ना, जब आप बोल रहे थे रोहित सक्सेना जी बिल्कुल शांति से सुन रहे थे, अब आप सुनिए। मैं हाथ उठा रहा था जी, कम से कम डिबेट की मर्यादा सीधे डिबेट में आया करिए। मैंने आपकी बारी में हाथ रोहित सक्सेना जी, जी रोहित सक्सेना, अरे राज जी एक मिनट की, रोहित सक्सेना जी, रोहित सक्सेना जी, शिक्षा में अभी बहुत अभूतपूर्व बदलावों की आवश्यकता है, जरूरत है, क्योंकि सही कहा आपने। शिक्षा में यदि बदलाव नहीं होगा तो आप ये समझिए, मैं अगर आप तो पहले तो मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी अपनी शिक्षा बढ़ाएं। राज शर्मा पहले वो मास्टर प्लीज, आप व्यक्तिगत करेंगे फिर कहाँ चर्चा? राज शर्मा जी मेरी दरख्वास्त है आपसे, एडमिशन लीजिए, भोजपुरी पढ़िए। नहीं राज शर्मा जी प्लीज पढ़िए, अवधी पढ़िए। राज शर्मा जी प्लीज, मेरी दरख्वास्त है आपसे, प्लीज। रोहित सक्सेना जी आप बात पूरी करिए। देखिए, जब तक शिक्षा में के स्तर में, शिक्षा के लेवल में शिक्षा को बहुत आसान आप नहीं करेंगे, तब तक इस देश का कल्याण होने वाला नहीं है। क्योंकि अगर कहीं खामी है तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में, अगर वो बदलेगा नहीं तो एक आम इंसान का सोशल इकोनॉमी स्टेटस नहीं बदलेगा। मैं बहुत सामान्य परिवार से जी, मैं 4 रुपए 60 पैसे वाले कॉलेज में पढ़ा हूँ और देश के प्रतिष्ठित न्यूज चैनलों का सीईओ, ग्रुप सीईओ होकर के आया हूँ। मैंने 2 दशक से ज्यादा समय मीडिया को दिया है। मैं 2 दशक से ज्यादा मीडिया में रहा हूँ, मेरी शिक्षा की वजह से हुआ ना। बिल्कुल, ये शिक्षा की ताकत है, बिल्कुल ये शिक्षा के क्षेत्रों में ठीक, वहां से पिछले कम से कम मेरा मानना है 22-25 सालों से भाजपा उस क्षेत्र में जीती नहीं। लेकिन मैं आपसे दरखास्त करूंगा, आप उस क्षेत्र में सीसामऊ विधानसभा कहलाती, वहां जाकर के आप पूछे कि एक ही कौन नेता है जो मुसलमानों की शिक्षा के लिए काम कर रहा है। अगर दूसरा नाम कोई बता देगा तो आप मैं राजनीति छोड़ने को तैयार, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इनको शिक्षित करना बहुत आवश्यक है। और हर किसी को, केवल एक व्यक्ति विशेष को नहीं, हर किसी को जो इनको शिक्षा के लिए इजी अवेलेबिलिटी जिनके पास नहीं है, आप उनको शिक्षित करिए, उनके लिए शिक्षा आसान करिए। बिल्कुल, विकसित भारत का सपना हम तभी साकार कर सकते हैं जब सभी को साथ में लेकर चले। आपको कुछ फ्री नहीं देना पड़ेगा, आप शिक्षित कर देंगे, वो इतना सक्षम हो जाएगा। महंग साहब, सबसे ज्यादा जिम्मेदारी आप ही के ऊपर बन जाती है, समाजवादी पार्टी के ऊपर। भले ही आप विपक्ष में हैं, लेकिन आप जागरूक कर सकते हैं वो लोग जो वोट बैंक के तौर पर आपसे जुड़े हैं। ऐसा तो है नहीं कि आप जब सरकार में आएंगे तभी जाके उनके लिए कुछ करेंगे। आपके बड़े नेताओं की बात मानते हैं वो, तो आपको जागरूक करना चाहिए, इस तरह के बयान देना चाहिए कि आप लोग शिक्षा पर ध्यान दीजिए ताकि आप मजबूत हों, मजबूत तरीके से अपनी बात को रखें। मैं ये कह रहा हूँ, जब इससे पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब भी शिक्षा पद्धति जो थी वैसी ही थी, और जो सरकारी स्कूल है या जो शिक्षा का व्यापारीकरण था वो समाजवादी पार्टी में नहीं था।
आज जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है, सरकारी स्कूल लगातार बंद हो रही है। डेटा आप देख लीजिएगा और भाजपा तक पहुंचा दीजिएगा। दूसरी चीज, हमारी जब सरकार आएगी तो देखिए, अखिलेश यादव जी पढ़े लिखे नेता है और पढ़ा लिखा नेता ही शिक्षा को जानता है। तो कुछ पढ़ाई लिखाई के लिए अखिलेश यादव जी ने अपने मात्र 5 साल के कार्यकाल में बच्चों को 55 लाख लैपटॉप दिए। योगी साहब भी पढ़े लिखे, उससे ज्यादा की सरकार है। अगर 55 लैपटॉप दिए हो तो बता दे, पूरे देश में सरकार है, 55 लैपटॉप दिए हो तो बता दे। एक दूसरी बात, खाली लैपटॉप देने से व्यापारीकरण की जी, जो सबसे बड़ी आज हमारे यहाँ विडंबना है, गरीब का बच्चा देखिए, सरकारी स्कूल तो लगातार जर्जर होकर गिरते जा रहे हैं, वहां पर कोई मूलभूत सुविधाएं नहीं है। दूसरी चीज, अगर लोग चलिए वक्त की कमी है, रोहित साहब मैं आपका आसिफ अहमद अंसारी साहब 10 सेकंड में अपनी बात जी, आसिफ अहमद अंसारी साहब, जनता पार्टी को रोकना पड़ेगा। आसिफ अहमद अंसारी साहब 10 सेकंड में अपनी बात, आखिरी कमेंट। हाँ जी, देखिए मेरा शिक्षा के ऊपर, ये जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो उर्दू के ऊपर कहा है, उसके ऊपर मेरा सवाल यही है, उनको जवाब यही है कि जिस दिन से देश आजाद हुआ है उस दिन से उर्दू लोग बाग उससे पहले भी पढ़ते हुए आ रहे थे, आज भी पढ़ रहे हैं और आगे भी पढ़ते रहेंगे। और हमारे देश में उर्दू पढ़े हुए जो है राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। तो ये उर्दू जबान जो है, उर्दू जबान के बिना जो है ना, कोई सी भी हिंदी जबान कहीं से भी कहीं तक परफेक्ट हो ही नहीं सकती बिना उर्दू के। तो उर्दू भाषा का तो भाषा का विरोध तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि हम जाने न अनजाने में भी चलिए कितने शब्द उन भाषा का इस्तेमाल करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए TV 100। नमस्कार।